नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल STG4 में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी से मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और जानेंगे कि मूल अधिकार क्या है। साथ ही साथ हमारे संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से आई और ये किन आर्टिकल में यानी कि कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। मूल अधिकार। दोस्तों, मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच वर्णित है, यानी कि संविधान के अंतर्गत भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है। दोस्तों, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार पत्र से मौलिक अधिकार को लिया गया है। साथ ही भाग 3 जो है, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का मैग्ना कार्टा इसी मूल अधिकार को कहा जाता है जो भाग 3 में वर्णित है। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल अधिकार जो है न्यायोचित है। न्यायोचित कहने का मतलब है कि अगर मूल अधिकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की बात होती है तो आप इसके लिए न्याय की मांग कर सकते हैं, तो ये न्यायोचित है। दूसरा, ये मूल अधिकार का कंसेप्ट क्यों लाया गया? तो किसी भी व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए इस मूल अधिकार का कंसेप्ट लाया गया और किसी भी व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए ये मूल अधिकार आवश्यक है। अब ये चौमुखी विकास में क्या आता है? तो भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक विकास की बात नहीं की गई है। भौतिक में आ जाएगा आपका राजनीतिक अधिकार जो है वो एक तरह से भौतिक विकास के अंतर्गत आएगा, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। दोस्तों, अब सवाल रहता है कि ये मूल अधिकार की रक्षा कैसे होगा और कौन करेगा? तो सिंपल शब्दों में जानिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसकी रक्षा करता है। दोस्तों, मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में ये मूल अधिकार जो है ये 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है। एक कौन सा हट गया? तो एक हट गया जो वो है संपत्ति का अधिकार, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, 7 जो मूल अधिकार है वो है, पहला है संपत्ति का समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। ध्यान रखेंगे, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ 2 अनुच्छेद है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। उसी तरह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यह है 29 और 30 में। इसमें भी 2 ही अनुच्छेद है, तो 2 अनुच्छेद वाला ये 2 है। एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। ये जो है ये दोनों में 2-2 आर्टिकल है। अब दोस्तों बात करते हैं छठा क्या है? तो छठा है संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में है और यही जो है अभी रद्द कर दिया गया है, यानी कि छठा संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मूल अधिकार नहीं है। सातवां जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है आपका अनुच्छेद 32। तो एक बार फिर से देखेंगे, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 हैं। 6 कौन कौन है? पहला है समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 25 से 28, छठा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह है 29 और 30। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में है वो समाप्त कर दिया गया है, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब दोस्तों, जैसे कि अनुच्छेद आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार वर्णित है और इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको रद्द करके और हटा करके कहां ले गया गया? तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क
के अंतर्गत जो है इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन है मूल अधिकार का। तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या चर्चा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषा है और राज्य की अवधारणा है, यानी कि इस मूल अधिकार को लागू, इस मूल अधिकार का हनन ना हो इसकी सुनिश्चितता करने के लिए राज्य की अवधारणा भी इसमें बताई गई है। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा हो गया। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकार के असंगत होने पर, यानी कि कोई भी ऐसा विधि, कोई भी ऐसा कानून बनता है जो मूल अधिकार का हनन करता है या मूल अधिकारों से असंगत है, उसके संगत रूपी कानून नहीं है, तो वो विधियां जो है वो कानून जो है शून्य मानी जाएगी, यानी कि वैसे कानून की कोई मान्यता नहीं होगी। ये हो गया अनुच्छेद 12 और 13। अब आइए समता का अधिकार जो हम लोग अभी पढ़े, ये अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 अनुच्छेद है समता का अधिकार, जिसमें समानता की बात की गई है। इससे संबंधित 5 अनुच्छेद है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता व, यानी कि दूसरा विधियों का समान संरक्षण। कहने का तात्पर्य है कि विधि के समक्ष, विधि के सामने, कानून के सामने सब कोई समान है। दूसरा विधियों का समान संरक्षण, यानी कि अगर किसी कानून का संरक्षण मिलता है तो वो सभी को बराबर मिलेगा। यानी कि पहला ये तो विधियों के समक्ष समता, यानी कि हर व्यक्ति, भारत का हर एक नागरिक जो है कानून के सामने बराबर है। दूसरा कि विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है सभी को। अब अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी आप किसी के साथ भी धर्म, मूल वंश, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत एवं उसका आचरण निषिद्ध, यानी आप किसी के साथ भेदभाव या छुआछूत का आरोप लगाकर उसके साथ रहने, खाने या फिर उसके साथ सार्वजनिक स्थल पर बैठने से इनकार नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 18 में क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 18 में सेना या विद्या संबंधी जो भी सम्मान होता है उसको छोड़कर, यानी उसके सिवाय अन्य सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। यानी कि पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके जो वंशज आगे बढ़ते हैं तो वो लोग जो है अपने नाम के आगे राजा या फिर कई अन्य उपाधियां होती है उसको धारण नहीं कर सकते हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेद है और इन 5 अनुच्छेद में किसी न किसी रूप में ये वर्णन दिखाई दे रहा है कि समाज में एक समानता बनाने का प्रयास किया गया है और ये न्यायोचित है, यानी कि इसके खिलाफ अगर कोई भी कार्य होता है, इससे अलग होता है, जो हमारे अधिकार हैं, समानता के अधिकार, उससे बाहर अगर कुछ होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन, यानी कि अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, यानी कि 4 अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता से संबंधित है। और इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19, 20, 21, 22। अब अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये 6 प्रकार के स्वतंत्रता, 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? पहला वाक एवं अभिव्यक्ति। 19 का 1 जो है यह वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी बोलने की आजादी। हमारा जो मीडिया हाउसेस आता है, न्यूज़पेपर आता है या फिर जो न्यूज चैनल आता है वो इसी के अंतर्गत काम करते हैं। अनुच्छेद 19 का 1। दूसरा है अनुच्छेद 19 का 2, उसमें सम्मेलन, यानी कि सबसे पहले आपको बोलने की आजादी है, अपना भाव प्रकट करने की आजादी है। आप हो सकता है कोई ड्राइंग बनाकर या कोई कार्टून बनाकर अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर रहे हैं, तो उस प्रकार से भी आप अपनी अभिव्यक्ति
दिखा सकते हैं, अनुच्छेद 19 का 1 में है। अनुच्छेद 19 के 2 में सम्मेलन करने का अधिकार है, यानी कि अब आप चाहते हैं कोई सभा सम्मेलन करने के लिए तो आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में है संघ बनाने का अधिकार, यानी कि 10 लोगों का या 500 लोगों का, 1000 लोगों का, अगर आप कोई टीम बनाना चाहते हैं, कोई संघ पार्टी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। चौथा है संचरण। संचरण यानी कि घूमने की आजादी। आपको देश में निर्बाध रूप से, यानी कि बिना रोक टोक के आप पूरे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी घूम सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 19 के 4 में वर्णन है। अनुच्छेद 19 का 5, निवास आप कहीं भी कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी स्टेट में जाकर जमीन खरीद कर रह सकते हैं। एक आध एक्सेप्शन है, जैसे नागालैंड का कुछ जनजाति क्षेत्र है जहां अलग से स्पेशली वहां के लिए कानून बनाया गया है। आपने स्पेशल स्टेट का नाम सुना होगा, इसके अंतर्गत कुछ कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से वहां आप जमीन खरीद नहीं सकते। अन्यथा इन एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो आप भारत में कहीं भी जाकर जमीन खरीद कर निवास कर सकते हैं। और छठा है वृत्ति। वृत्ति यानी कि व्यापार। वृत्ति यानी कि व्यापार, आपको किसी भी प्रकार के व्यापार करने का स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार दी गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति। दोस्तों हम चाहते तो इन शब्दों को बिल्कुल आसान शब्दों में लिखकर भी आपको समझा सकते थे, लेकिन चूंकि एक ये टेक्निकल वर्ड है, हमारे संविधान में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसको तोड़ मरोड़ कर ना पढ़ते हुए जो संविधान के शब्द है उन्हीं को उठाकर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में जो है यही सब शब्द दिखाई देता है। ये था अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधी का जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाता है तब तक उसको संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और उसके जीवन की संरक्षण के लिए जीवन की संरक्षण की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 जो है बाद में जाके ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा हो गया। इसमें आपको स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे चीजें बाद में जुड़ते गए। अनुच्छेद 21 पे हम लोग थोड़ा सा अलग से चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 21 में आप समझ ले प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क, जो कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, और ये अनुच्छेद 21 के क में क्या है? तो शिक्षा का अधिकार है। आप जानते हैं कि वर्ष 6 से लेकर, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात की गई है इसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत, और इसको शामिल किया गया अनुच्छेद 21 क में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 में। दोस्तों कुछ दशाओं में, यानी कि कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी एवं निरोध से सुरक्षा, यानी कि अब सामान्य गिरफ्तारी की बात की जाए तो इसमें साफ साफ सुरक्षा दी गई है कि 24 घंटा के अंतर्गत किसी भी मुजरिम को कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने पेश करना ही होगा। यानी 24 घंटे के अंतर्गत अगर कोई भी पुलिस थाना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण और इसके अलावा 24 घंटा के अंतर न्यायालय को, इसमें न्यायालय के समक्ष उस अपराधी को या जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको न्यायालय के समक्ष प्रकट करना होगा, यानी कि ले जाना होगा। दोस्तों इसमें अब 24 घंटा के अंतर्गत मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोलकाता में गिरफ्तार हुआ और उसका पेशी पटना में होना है और 24 घंटा में पेश करना संभव नहीं है, तो जो कोलकाता और पटना के बीच की दूरी है उस दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा उस समय को माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद 24 घंटा रखा जाता है। यानी कि न्यायालय से अपराधी की दूरी होने पर उस परिस्थिति में जो समय लगेगा उस दूरी को ट्रेवल करने में, उस समय को माइनस किया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। हर हाल में 24 घंटा के अंदर पेशी करने का कोई नियम नहीं है। अब निरोध से सुरक्षा। निरोध से सुरक्षा यानी कि दूसरा पहलू इसका ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे टाडा आपने सुना होगा, तो टाडा के अंतर्गत या फिर और कई कानून हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं या फिर
किसी अन्य प्रकार की एजेंसी जो है गिरफ्तार करती है, नजरबंद बनाती है, उस परिस्थिति में 3 महीना जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। लेकिन 3 महीना के बाद उसको और आगे अगर वो एजेंसी रखना चाहती है नजरबंद करके, या उससे समाज में खतरा है, तो उस परिस्थिति में फिर से वो एजेंसी सिफारिश कर सकती है और आगे अपना समय उसको गिरफ्तार रखने के लिए बढ़वा सकती है। तो ये अनुच्छेद 22 में। तो ये है आपका हो गया अनुच्छेद 12 से लेकर 22 तक, जिसमें कि 12-13 हो गया समता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब आइए अनुच्छेद 23-24 देखते हैं, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि जबरदस्ती आप श्रम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते बलपूर्वक, यह अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो कारखानों में बच्चों के काम करने पर निषेध, यानी कि कारखानों में बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, अनुच्छेद 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में क्या है, तो धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक कार्यों से संबंधित प्रबंध कर सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में क्या है, तो किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि मान लीजिए कि किसी भी धर्म से संबंधित, मान लीजिए हिंदू धर्म से संबंधित अष्टजाम या पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन अगर किया जा रहा है, तो कर, जिसे हम लोग सामान्य तौर पे चंदा कहते हैं, कर के संदाय कर सकते हैं, यानी कि कर वसूल सकते हैं, ले सकते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या है, तो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, यानी कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यह अनुच्छेद 28 में वर्णित है। तो ये रहा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में चर्चा की गई है। अब आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 29 और 30। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की जाएगी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि किसी अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उसको संरक्षित करने के लिए वे शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका प्रशासन कर सकते हैं, इसकी उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, क्या था, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, जो कि अब क्या किया गया है, भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 क में शामिल करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 32, जो कि मूल अधिकार का अंतिम आर्टिकल है, अंतिम अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आता है, तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है और इसमें शामिल याचिकाएं 5 प्रकार की हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जिसे कहते हैं, रिट याचिकाएं जारी करके न्यायालय द्वारा ये संविधान के जो मूल अधिकारों का हनन होता है उसे बचाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा। दोस्तों अगले क्लास में हम लोग इसका डिटेल जानेंगे।
कि अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या शामिल है। इसके अलावा हम लोग मूल अधिकार से संबंधित कई प्रकार के मामले जो है न्यायालय में गए हैं। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में केशवानंद भारती की मृत्यु हो गई। केशवानंद भारती भी इस मूल अधिकार से जुड़े हुए थे, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। साथ साथ कई अन्य मामले जो है मूल अधिकार से संबंधित, उनकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बाद में क्या क्या चीजें जोड़ दी गई, उसका क्या महत्व है अनुच्छेद 21 का, वो जानेंगे। इसके अलावा जो हमारे भारत के नागरिक हैं और जो विदेशी नागरिक हैं, उन्हें कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, इनकी भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आशा करते हैं कि आज का ये क्लास आपको काफी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।